नमस्ते ट्रांस हाई फैमिली में हूँ क्रांति संभव। एक बहुत ही ख़ास माइलस्टोन टाटा मोटर्स के लिए और उन सभी इंथुजियास्ट कार इंथुजियास्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। और इस ख़ास ओकेजन पर हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है शैलेश चंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए प्लस वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन योर माइलस्टोन 1 लाख EVs, जो आमतौर पर हम आइस गाड़ियों के माइलस्टोन्स देखते हैं और वहाँ पर जो ईवी का ये माइलस्टोन है, कितना अलग फील हो रहा है आपको एज अ पर्सन और एज एन इंडस्ट्री वेटरन जो है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है हमारे लिए कि आज हम लोग 1 लाख EV बेच चुके हैं। 5 साल पहले जब हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी तो नहीं सोचा था कि 5 साल में हम लोग इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर उस समय की स्थिति देखें या माहौल देखें तो ग्राहक रेडी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी EVs के बारे में। छोटी कार होती है सिटी के लिए, कम रेंज की, लो ऑन परफॉर्मेंस, हाई कॉस्ट, हाई ऑन मेंटेनेंस हो सकती है, चार्ज कहाँ करेंगे, ये सब जो मिसकंसेप्शंस और कुछ कुछ रियलिटीज़, क्योंकि रियलिटी जैसे चार्जिंग इंफ्रा की इशू थी, लो रेंज कार थी, तो उस तरह का परसेप्शन था। चार्जिंग इंफ्रा नहीं के बराबर थी। अगर सप्लाई बेस देखें इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं था। और जब अगर आप सप्लायर या चार्जिंग इंफ्रा में एंटरप्रेन्योर से बात करने जाएं तो किसी को नहीं लगता था इंडिया में अभी स्टोरी EV में आने वाली है, 10 साल दूर है, सबको ऐसा लगता था। लेकिन उस समय हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, एक बेट लिया कि अगर ये इवेंचुअल टेक्नोलॉजी ऑटो इंडस्ट्री की है और गवर्नमेंट ने अगर विजन सेट किया है 2030 में, तो एक टाटा ग्रुप की तरह हम लोग का ये नेशन बिल्डिंग के लिए जो जानी जाती है, हम लोगों ने सोचा कि इस दिशा में हमें काम करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। और ऐसे हम लोगों ने अपनी जर्नी चालू की थी। उस समय काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें और आज के दिन देखें तो आजकल EVs जो है वो एक प्रैक्टिकल कार की तरह देखी जाती है, एस्पिरेशनल कार की तरह देखी जाती है, क्योंकि वो सारी जो मिसकंसेप्शंस थी कि परफॉर्मेंस में इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, प्राइस जो है वो करीब करीब 22 कार्स के बराबर हैं। 8 लाख से लेकर 25 लाख तक की कारें अवेलेबल है आज के दिन में मार्केट में। तो एक कंफर्ट जो है ग्राहकों में जो आनी चाहिए थी वो आ चुकी है। और चार्जिंग इंफ्रा में अगर आप देखें तो 6,500 पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा आ गई है। हर कार के साथ आज के दिन में एक वॉल बॉक्स दिया जाता है होम चार्जिंग के लिए। रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में अब कॉमन चार्जेस आने लगे हैं, तो वो भी कंफर्ट बनता जा रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को लगता है कि डेली यूज़ के लिए तो हम लोग एक होम चार्जर से काम निकाल सकते हैं। तो चार्जिंग इंफ्रा में भी चूंकि अब 1 लाख की बात हम कर रहे हैं तो लोग में कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और जो सप्लायर्स, लोकल जो बड़े सप्लायर थे और ग्लोबल सप्लायर्स जो 5 साल पहले बोलते थे कि हमें नहीं इन्वेस्ट करना है, वो सब आज इन्वेस्ट कर रहे हैं लोकलाइजेशन में। और इसमें मैं गवर्नमेंट को भी उनकी सराहना करूंगा कि उन लोगों ने PLI जैसी स्कीम लाई। तो आज के दिन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं जो 5 साल पहले नहीं था। तो 1 लाख नंबर जो है ये एक सिंबॉलिक नंबर है जो कि दिखाता है कि कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है इलेक्ट्रिफिकेशन के नीचे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इन 1 लाख गाड़ियों के नंबर और कस्टमर्स के साथ सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग नंबर कहें या डेटा कहें जो आपने गैदर किया, जो एक आपको इस मार्केट या इस कस्टमर बिहेवियर के बारे में एक पॉइंट्स मिले, वो कौन से होंगे? देखिए, पहले तो जब हम लोग ने बेचना चालू किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेशली पर्सनल सेगमेंट, तो ये अर्ली अडॉप्टर्स होते थे। अर्ली अडॉप्टर्स टिपिकली जो प्रदूषण के अगेंस्ट जागरूक थे, या फिर जो डिजिटल वर्ल्ड में थे, जो टेक्नोलॉजी नई तकनीक को हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उस तरह के लोग ज़्यादा थे अर्ली अडॉप्टर्स। बट दूसरी चीज़ है कि एक तो पहले ये बहुत ही हाई कन्विक्शन और हाई पैशन वाले लोग होते हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव भी होते हैं। तो इनकी जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो इन लोगों ने स्प्रेड किया, उससे जो फेंस सिटर्स थे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ले रहे थे, वो लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चालू किए। तो हमने देखा है कि पहले जो इलेक्ट्रिक कार एक सेकेंड और थर्ड कार की तरह खरीदी जा रही थी, आज के दिन में वो प्राइमरी और ओनली कार की तरह भी खरीदी जा रही है।
अगर आप Okay. टियागो का एग्जांपल ले ले तो 25% फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। Okay. और अगर विमेन बायर्स की बात करूं, चूँकि इलेक्ट्रिक कार इतनी कंफर्टेबल होती है चलाने में कि विमेन बायर्स जो टिपिकली 11% होती है पीवी इंडस्ट्री में, इस केस में टियागो के केस में हमने देखा है कि ये 24% है Wow. और काफ़ी यंग बायर्स खरीद रहे हैं। तो प्रोफाइल जो है थोड़ी अलग है। अभी अर्ली अडॉप्टर से अर्ली मेजॉरिटी में हम लोग मूव कर चुके हैं हम्म, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं जब जर्नी 1 लाख से मे बी 1 मिलियन तक की जर्नी जो होगी, उसमें सारे मेन स्ट्रीम बायर्स भी खरीदना चालू कर देंगे। इसमें नेक्सॉन एक बहुत बड़ा रोल अदा किया आपके इस नंबर में, प्लस एक माइंडसेट लोगों का तैयार करने में और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी। अभी किस तरह से वो प्रदर्शन कर रही है? अगर बिक्री की बात करें, लो रेंज और जो लॉन्ग रेंज है, उन दोनों के बीच में रेशियो क्या है? हाउ इज द मार्केट राइट नाउ? तो हमने ये टेंडेंसी देखी है ग्राहकों की कि अगर एक हायर रेंज कार प्रस्तुत करते हैं तो लोगों, चूँकि रेंज एंजाइटी आज के दिन में है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में बहुत विस्तृत नहीं है जो कंफर्ट दे पाए, पूरा कंफर्ट दे पाए, तो लोग की टेंडेंसी होती है कि थोड़ा और पैसा लगाकर लॉन्ग रेंज कार खरीद लें। नेक्सॉन के केस में हमने देखा है कि रेशियो करीब करीब 35 से 40% जो है वो लोअर रेंज की होती है ओके। और ज़्यादा उन स्टेट्स में होती है जहाँ पर कि इंसेंटिव्स हैं, क्योंकि वो इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई करती है। तो नेक्सॉन जो है वो आज के दिन में सबसे अच्छी कार है अपने सेगमेंट में और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा। टोटल नंबर अगर कहें आपके ईवीज की बिक्री के, तो अभी मंथली एवरेज आपका क्या? एवरेज हम लोग करीब करीब 6-6.5 हज़ार के आसपास हम लोग कर रहे हैं। पीक हम लोगों ने 7,000 भी बेचा है, बट रफली मैं बोलूँगा एवरेज अराउंड 6,500 के आसपास हम बेच रहे हैं पर। आपने स्टेट्स की बात की जहाँ पर इंसेंटिव है, वहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव आपको सेंटिमेंट मिलता है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो सब्सिडीज़ को कम करने की बात सरकार ने की है, उसके बाद से एडवर्स इफेक्ट कई सेगमेंट के ऊपर पड़ा है। हाउ डू यू सी दैट इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करके इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट को देखते हुए आपका इवैल्यूएशन क्या है? आगे आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक कार सेगमेंट है उसमें इंसेंटिव का पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो पर्सनल बायर्स को सेम इंसेंटिव नहीं मिलता है, अनलाइक जो हमने देखा है टू व्हीलर्स में जहाँ पर कि पर्सनल बायर्स को मिलता है वो इंसेंटिव। इसलिए हमारी डिपेंडेंसी सब्सिडीज़ पर कम है। पर्सनल बायर्स जिसको फ़ायदा दूसरे तरीके से मिल रहा है, लोअर जीएसटी रेट, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन वेवर, इन चीज़ों से मिल रहा है। हमने देखा है कि सब्सिडी जो है बाकी कंट्रीज़ में जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट की है, गवर्नमेंट सपोर्ट 18 से 20% जब तक पेनिट्रेशन होता है तब तक रहता है, उसके बाद वो सपोर्ट को कम कर दिया जाता है। आज के दिन में अगर देखें तो पेनिट्रेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है कारों में इंडिया में वो 2.5% के आसपास, 2 से 2.5% के आसपास। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को दूसरे देशों से अगर हम एग्जांपल लें तो कम से कम ये जो सपोर्ट है, लोअर जीएसटी रेट, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन वेवर, इन मिनिमम सपोर्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए 18 से 20%। और मुझे लगता है कि अगर कारों को और तेज़ी से एक्सेलरेट करना है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ, तो मुझे लगता है कि फेम इंसेंटिव भी उनको कुछ दिनों तक रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंसेंटिव से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल लूँ तो जब इंसेंटिव नहीं था महाराष्ट्र में तब हम लोग 100 गाड़ियाँ बेचते थे हर महीने। इंसेंटिव के दौरान हम लोग 950 गाड़ियाँ बेचना चालू कर दिए। जब इंसेंटिव को रिमूव कर दिया गया तो 750 के आसपास स्टेबलाइज हो गई। तो एक बार आप जब किक स्टार्ट कर देते हैं इंटरेस्ट कस्टमर्स में, तो लोग फिर खरीदना चालू कर देते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए टाइम पीरियड के लिए अगर सपोर्ट देंगे गवर्नमेंट, अगर वो सोचते हैं कि सही है, तो और तेज़ी से हम लोग इसको कर सकते हैं। और एक सवाल प्रोडक्ट्स को लेकर, लास्ट टाइम जब हम लोग मुलाकात हुई थी हमारी, आपने कहा था कि ऐसा पोर्टफोलियो आपका कोई जो सोच है वो प्रीमियम की तरफ भी आप जा सकते हैं और जो एंट्री सेगमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी हम आपको किस तरफ जाते हुए मूव करते हुए देख सकते हैं? हैरियर ईवी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी या पंच ईवी को प्रायोरिटी मिलेगी? इस पर क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैंने तो बोल दिया ये दोनों गाड़ियाँ आने वाली हैं। अब कब आने वाली हैं वो तो समय आने पर आपको बताऊंगा मैं, बट हमें दोनों डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि जैसा हमारी कमिटमेंट है कि एक्सेसिबल कारों से लेकर एक्सपेंसिव कारों सभी में हमें पार्टिसिपेट करना है, कि सभी तरफ ग्राहक हैं और
यागो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो एक ऑप्शन हमने एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पर भी दिया है। और दूसरी तरफ नेक्सॉन इससे ऊपर भी जाएंगे, जैसा मैंने बोला हैरियर। पंच जो है वो टियागो से ऊपर रहेगी जब भी आएगी वो, राइट। टिगोर है, नेक्सॉन है, लो रेंज हाई रेंज, जिसको जिनकी जैसी यूज केस है उसके हिसाब से वो यूज़ करेंगे। तो एक हमने डिफाइन किया स्प्रेड कि इस प्राइस पॉइंट से इस प्राइस पॉइंट के बीच में हम ज़्यादा ऑप्शन देंगे, अलग अलग बॉडी स्टाइल में ऑप्शन देंगे, अलग अलग रेंज की ऑप्शंस देंगे। तो आगे आने वाले दिनों में उस तरह से आप लॉन्चेस देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं आपको।